उन्होंने उसको लोगों को इस तरह से लाए बंधक बना के, जैसे हाथ में हथकड़ी बांधी हुई है, ये सब किया हुआ है। इस बार जिस तरह से ग्लोब मास्टर C-17 एयरफोर्स प्लेन का यूज़ करना सभी देशों के लिए, मतलब ट्रंप एक क्या मैसेज देना चाह रहे मैसेज सीधा है कि हमारे देश में इलीगल इमिग्रेशन अलाउड नहीं है, ख़त्म। उसका एक ही चीज़ हो सकती है कि जो हमारा कॉन्सुलर डायलॉग होता है कि ठीक है साहब, ये लोग हैं, हम मान गए, ये हमारे इंडियन सिटीजन हैं, जी। हम इनको खुद ले आते हैं। तो वो आप उनको चाहे फिर बाजे बजा के लाइए, तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप उनके ऊपर छोड़ेंगे तो वो तो ऐसे ही भेजेंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है, जिन्हें भारत और पीएम मोदी का पक्का दोस्त भी माना जाता है। ट्रंप ने आते ही दुनिया को टैरिफ का डर दिखाया, कई देशों से अपनी बातें भी मनवाई और कईयों को तो अपने आगे झुकाया भी। जो नहीं झुके उन पर मनमाना टैक्स लगाया। लेकिन इस टैरिफ वॉर से भी भारत को रियायत मिली भी है। मिले भी क्यों ना भला, ट्रंप तो भारत के प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। शपथ लेने के कुछ ही घंटों में ट्रंप ने जिस तरह से फैसले लिए, ऐसा लग रहा है नायक फिल्म के एक दिन के चीफ मिनिस्टर शिवाजी राव की तरह ट्रंप भी एक घंटा भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप साहब ने अपने शपथ से पहले हफ्ते के भीतर ही बता दिया कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व भारतीय राजनयिक अनिल त्रिगुनायत सर। अनिल सर ने अमेरिका, रूस, स्वीडन, नाइजीरिया में भारतीय मिशनों में अपनी सेवाएं दी और भारत के विदेश मंत्रालय के वेस्ट एशिया डिवीजन में भी काम किया है। तो सर, आपका हमारे साथ सबसे पहले तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे पास। जी, तो सवाल जवाब का सिलसिला अनिल सर के साथ हम शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है, दो दोस्त जो आपस में एक दूसरे को माय डियर फ्रेंड कहकर सार्वजनिक मंचों पर संबोधित करते हैं, लेकिन फिर अप्रवासियों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर भारत भेजने वाले कदम को भारत की तरफ से कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाया गया और पूरी खामोशी के साथ बस ये कहा गया कि ये सामान्य प्रक्रिया है और इस तरह से होता आया है। देखिए, आपको हर चीज़ का अपना एक ढंग होता है, हर एक देश का अपना एक कानून होता है और हर देश के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप की ये सेकंड टर्म की बात है, तो मैं ये कहूँगा कि इस बार वो बड़े प्रेडिक्टेबल हैं। पहली बार लोग समझ नहीं पाए कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसा कर सकते हैं। इस बार उन्होंने बहुत पहले से कई बातें कही। इमिग्रेशन जो है उसके खिलाफत वो पहले दिन से कर रहे हैं। आते ही उन्होंने, सबसे बड़ा मुद्दा था मैक्सिको का, उसके साथ में बात किया, उनके ऊपर 25% टैक्स भी लगा दिया और उनके लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया। कोलंबिया वगैरह में जगह जगह इससे करना शुरू किया। तो ये एक्सपेक्टेड था कि जो भारतीय इलीगल हैं वहाँ पर, वो वापस भेज जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। समस्या ये है कि जो मिलिट्री प्लेन से जो लोग लाए गए उनको बंधक, मतलब एक तरह से क्रिमिनल की तरह से बंधा गया। लेकिन अगर आप देखें, चूँकि उनके देश का रूल का तो, लॉ का तो वायलेशन है ही है। जब आप इमिग्रेशन में इलीगली जाते हैं किसी कंट्री के अंदर या कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिसकी वजह से आपका लीगल नहीं है रेजिडेंसी, तो आप फिर वहाँ का रूल वायलेट करते हैं, लॉ वायलेट करते हैं उस देश का। अब उनका ये सिस्टम, एक एसओपी, जिसको डॉक्टर जयशंकर ने भी बताया कि उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। लेकिन चूंकि ये सिर्फ ऑर्डिनरी इंडियंस थे और आपने जैसा बताया कि हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ में, तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप को ये पता भी होगा कि ऐसा हुआ है। लेकिन जो उनका सिस्टम है, उन्होंने उसको लोगों को इस तरह से लाए बंधक बना के, जैसे हाथ में हथकड़ी बांधी हुई है, ये सब किया हुआ है। तो देखिए, अगर आप ये देखें, मैं खुद देख चुका हूँ ये चीज़ें कई जगह में। जब वापस भेजना होता है तो किसी ना किसी तरह से, तो देखिए वो लोग उनके हिसाब से, तो वो बंधक जो हैं वो क्रिमिनल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो पुलिस वाला एक होता है, उसको 10 लोगों को लेके आना होता है। अगर वो सबके हाथ पाँव खोल देगा तो उसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग कभी वापस नहीं आना चाहते, ये बात पक्की है। तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें इस तरह देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसा कहा है भारत सरकार ने कि वो अमेरिका से बात करेंगे कि भाई आगे से जब भी कुछ हो, या फिर हम अपना जहाज़ भेजें, वहाँ से हम उनको ले लेंगे और वापस ले आएंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आप उनको जैसा चाहें ला सकते हैं, चाहे भाई उनको। लेकिन भारत की जो पॉलिसी है वो ये है कि हम इलीगल माइग्रेशन को कभी सपोर्ट नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, जो भी भारतीय नागरिक बाहर हैं, लीगल हों या इलीगल हों, जब भी उनको वापस आना है, लेकिन अगर उनका जो सिटीजनशिप है वो 100% पक्की है कि वो भारतीय ही हैं। क्योंकि देखिए, साउथ एशिया में बड़े सारे लोग हमारे जैसे दिखते हैं, तो जब वो यहाँ आते हैं बॉर्डर पे और बोल देंगे कि साहब मैं तो पाकिस्तान से हूँ, तो आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन हुई है कई बार। मैंने खुद भेजा लोगों को, वहाँ से स्वीडन से लेके आए बेचारे, और यहाँ आकर के वो सीधे लोग उनके वहाँ
और इमिग्रेशन में उन लोगों ने अपना बदल दिया कि हम तो ज़बरदस्ती ले आए, हम तो लाहौर के रहने वाले हैं, तो वापस ले आना पड़ा बिकॉज इंडियन इमिग्रेशन ने मना कर दिया उनको। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको आपको सेंसिटिव होना ज़रूरी है दोनों तरफ। तो अब मैं समझता हूँ कि हमारे विदेश मंत्रालय ने ज़रूर बात करी होगी, अब जा रहे हैं वहाँ पर तब भी बात होगी, कॉन्सुलर डायलॉग है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो हमारा कहना ये है कि जब हम लेने को तैयार हैं, वो लोग आ रहे हैं, तो जी। आप फिर उनको इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? जी। उसकी ऑप्टिक्स ठीक नहीं है। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि जैसे बाइडेन प्रशासन की तरफ से भी इमिग्रेंट को भेजा गया और बराक ओबामा के टाइम पे सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन उस समय में सभी जो गैर अप्रवासी लोग थे उनको भेजा जा रहा था। लेकिन इस बार जिस तरह से ग्लोब मास्टर C-17 एयरफोर्स प्लेन का यूज़ करना सभी देशों के लिए, मतलब ट्रंप एक क्या मैसेज देना चाह रहे मैसेज सीधा है कि हमारे देश में इलीगल इमिग्रेशन अलाउड नहीं है, ख़त्म, और जो आएगा उसको इसी तरह वापस भेजा जाएगा। ये उनका मैसेज है क्लियर, जी। और ये सबको पता है, सारी दुनिया जानती है जी। कि यही वो करेंगे और वो कर रहे हैं और अभी करते रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली। तो ये चूँकि उनका बेसिक मुद्दा है भाई, आप इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा और जैसे ही हुआ सबसे पहले साइन कर दिया, वापस भेजो उन लोगों को। उन्होंने देखा, आपने देखा कि वहाँ के जो मैक्सिको की प्रेसिडेंट है उनके साथ किस तरह बिहेवियर किया, जी। कोलंबिया के साथ किस तरह से किया। तो उसका एक ही चीज़ हो सकती है कि जो हमारा कॉन्सुलर डायलॉग होता है कि ठीक है साहब, ये लोग हैं, हम मान गए, ये हमारे इंडियन सिटीजन हैं, जी। हम इनको खुद ले आते हैं। जी। तो वो आप उनको चाहे फिर बाजे बजा के लाइए, तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप उनके ऊपर छोड़ेंगे तो वो तो ऐसे ही भेजेंगे। फिर चाहे और बाइडन का ये नहीं था जी। वहाँ पे। वहाँ प्रोसीजर ये है कि आप जब एक बार आ जाते हैं उस कंट्री के अंदर, इलीगल भी हो, तो जब तक वो आपको एक तरह का छोटा सा वर्क परमिट देते हैं काम करने के लिए, खाते रहिए पीते रहिए। जब आपका लीगली डिसाइड हो गया कि आप इलीगल हैं, आपको वापस करना है, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया होती है। तो बाइडन के टाइम पे उस पर इतना जोर नहीं दिया गया, लेकिन आए हैं पहले भी। देखिए, ट्रंप के शपथ लेने से थोड़े दिन पहले एक एयरक्राफ्ट में आए थे लोग इतने सारे। तो अभी लगभग वो कह रहे हैं 18,000 लोग हैं भारतीय वहाँ पे, जी, और 7 लाख दूसरे बैठे 7 हुए हैं। लाख और भी है। तो अब वो सब धीरे धीरे आएंगे। मेरा दूसरा सवाल है कि कोल्ड वॉर के बाद भारत का रूस के साथ और पाकिस्तान का अमेरिका के साथ एक तरह का गठबंधन देखने को मिला है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारत अमेरिका संबंध कैसे रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात मेरा मानना है, वैसे तो सब लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, मेरा मानना यह है कि इन डिप्लोमेसी देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जहाँ हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व होता है, उनके साथ हमारी दोस्ती होती है। प्लस भारत किसी अलायंस सिस्टम में नहीं रहता। कोल्ड वॉर जब था उस वक्त में एक अलायंस सिस्टम था जो अमेरिका के अंडर में था, अमेरिका को फॉलो करता था, दूसरा सोवियत यूनियन को फॉलो करता था। भारत उस वक्त एक नॉन अलाइंड मूवमेंट के बीच में काफ़ी देशों के साथ में आगे बढ़ता रहा। तो अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान के साथ में था 71 वॉर 1971 वॉर के तक, 1980 तक। उसके बाद जाकर जब ये सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ है लेटर, तब जाकर के थोड़ा सा चेंज आया है, उन्होंने भी कोशिश की है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, इस तरह देखना नहीं है। हमें देखना है कि कौन सा हमारा इंटरेस्ट किस कंट्री के साथ में, और इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट ये है कि अपने देश का डेवलपमेंट कैसे होता है, हमारे देश के अंदर लोगों की बहाली किस तरह अच्छी होती है। विदेश नीति का पहला संबंधी यही है। सबसे बड़ी बात, हमारा संदर्भ जो है वो ये है कि कैसे हमारे देश के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए, डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी बढ़े आगे। तो यही सब चीज़ चाहते हैं, प्लस सब देशों के साथ मित्रता रहे, भारत तो यही चाहता है। तो मैं ये कहूँगा कि अमेरिका के साथ भी हमारी आज ग्लोबल कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। वहाँ पे चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, सभी ये चाहते हैं कि भारत के साथ में एक अच्छा रिश्ता बना रहे। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना के संदर्भ में भी, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में काफ़ी बड़ी तनातनी है एक अभी नए समय में। तो इसमें वो ये समझते हैं कि भारत जो है एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जो उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो वो स्ट्रेटेजिक पिवट बोलते हैं भारत को। तो मैं समझता हूँ ऐसा है। रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, वो भी हमारा स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, अभी आपने देखा पिछले कुछ दिनों से। तो सब अपने देश जो है वो अपने हिसाब से अपनी विदेश नीति को चलाते हैं ताकि उनका लाभ हो सके। वो अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है, तो भारत के लिए इंडिया फर्स्ट है।
आपने अभी 1971 का भी जिक्र किया और कोल्ड वॉर के टाइम में किस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ उस समय में एक गठबंधन बनाए रखा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि अमेरिका ने भारत को नियंत्रण में रखने के लिए उस दौरान पाकिस्तान को शह दी थी? बिल्कुल सही बात है, ऐसा कोई शक नहीं, शह नहीं दी, पूरा सपोर्ट किया। जब 71 की बात कर रहे हैं ना, जी। देखिए 71 में जब वहाँ पे मुक्ति बाहिनी लड़ रही थी और बांग्लादेश में पूरा जेनोसाइड हो रहा था वहाँ पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में, उस वक्त भारत में बहुत सारे शरणार्थी आ गए और फिर भारत के उसकी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मदद करेंगे उनमें। अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना जो है 7th फ्लीट वहाँ लगा दिया पाकिस्तान के पक्ष में चीन तो था ही पाकिस्तान के पक्ष में। तब भारत ने सोवियत यूनियन से बात किया और सोवियत यूनियन की फोर्सेस वहाँ आई और उसके बाद दोनों देश जब एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, उस वक्त में भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। चीन को लेकर ट्रंप का रुख कभी नरम कभी गरम वाला रहा है। जिनपिंग को शपथ ग्रहण में भी बुलाया और नहीं आने पर टैरिफ भी लगा दिया। तो इस ट्रेड वॉर से दुनिया और खासकर भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए टैरिफ इसलिए लगाया कि शी जिनपिंग नहीं गए वहाँ पे, ऐसा नहीं था। शी जिनपिंग से उनकी 2 बार बातचीत हुई है। टिकटॉक के बारे में इतना झगड़ा चल रहा था, बैन होने वाला था, उसको उन्होंने 90 डेज का एक्सटेंशन दे दिया। शी जिनपिंग के वाइस प्रेसिडेंट वहाँ गए थे, उन्होंने अटेंड किया, उसमें पार्टिसिपेट करने। हमारे यहाँ से डॉक्टर जयशंकर गए थे। तो इसलिए नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बहुत पहले से कहा है कि भाई जितने भी इम्पोर्ट होंगे हमारे देश में हम सब पे 10% लगाएंगे टैक्स। वो उसको इस तरह समझते हैं कि वो चुंगी है, चुंगी वसूल। कोई भी आ रहा है तो उसका सामान हमें चाहिए तो भाई 10% हमें दो, उसके बाद अंदर जा सकते हो आप। तो वो सबके देशों के लिए लगा दिया। अब कुछ देशों के लिए वो ज़्यादा लगाना चाह रहे हैं। अब कल जैसे उन्होंने कहा है कि स्टील पे हम भी स्टील का बड़ा निर्यात करते हैं कि स्टील के ऊपर 25% वो लगा दो, तो हमारे लिए नुकसान है। एल्यूमिनियम के ऊपर लगा देंगे, पिछली बार भी उन्होंने किया था। तो ऐसे ही चीन की प्रोडक्ट्स के ऊपर कर रहे हैं, फिर चीन ने भी उनके ऊपर किया, हमने भी किया था। तो ये रिटेलिएशन चलता रहेगा, बदला वो उनका ये टूल है, एक निगोशिएटिंग टूल है। अब जैसे 25% उन्होंने मैक्सिको और कनाडा के ऊपर ठोका, फिर उन्होंने देखा कि वो थोड़ा काम कर रहे हैं ठीक, तो उन्होंने कहा 90 डेज के अंदर या 1 महीने के बाद में हम देखेंगे क्या होता है। तो ये एक तरह का निगोशिएटिंग टूल है उनका। ट्रंप 1.0 और ट्रंप 2.0 नीति में प्रमुख अंतर जो भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं या भारत की मदद कर सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे को उस वक्त में भी प्रधानमंत्री मोदी से तो अच्छी दोस्ती हुई थी उनकी, हम लेकर गए उनको, हाउडी मोदी, ये वो सब। इस बार भी उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तारीफ करी है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले तो फर्स्ट 2-3 लीडर्स में थे जिन्होंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, और अभी भी 3-4 लीडर्स में पहले लीडर हैं जो जा रहे हैं वहाँ पर मिलने के लिए उससे। तो उससे ये तो दिखता है कि रिलेशनशिप हमारी इम्पॉर्टेंट है, ये वो अमेरिका मानता है। तो ये तो सिमिलैरिटी है दोनों टाइप से। उनको लग रहा है कि भाई भारत एक इम्पोर्टेंट देश है, हमें इसके साथ में मित्रता रखनी है और हाई लेवल पे। दूसरा, हम इस साल क्वाड समिट करेंगे, तो क्वाड समिट में भी प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर आएंगे। तो जो इस वक्त जो भी समस्याएं हमारी हैं, चाहे अमेरिका के साथ डायरेक्टली हैं या उसके साथ, लेकिन मेरा मानना ये है कि पहली बार सब बड़ा अनप्रडिक्टेबल बोलते थे ट्रंप को कि यार पता नहीं क्या कर देगा ये, कौन सी नई चीज़ नहीं आएगा, ट्विटर पे कोई लिखे हुए। अब इस बार जो वो कह रहे हैं, उन्होंने पूरे अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो कही, वो सारी बातें उसने पहले दिन से शुरू कर दिया करना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। तो आज की डेट में प्रेडिक्टेबल है ट्रंप, तो आप बेटर प्रिपेयर कर सकते हो खुद को। देखिए जैसे भारत ने अभी उनको हमारे टैरिफ से बड़ा वो है कि भारत में ड्यूटी बहुत आई है, टैरिफ किंग बोलते हैं इंडिया को। तो हमने जैसे हार्ली डेविडसन पे इस पे उस पे ड्यूटी रिड्यूस करी। तो देखिए ट्रेड हो या रिलेशनशिप है, ये 2 वे स्ट्रीट होती है। ये नहीं हो सकता कि एक ही कंट्री करता रहे या आप मनमानी करते रहे। आज का ज़माना मनमानी का तो है नहीं। लग रहा होगा आपको कि अरे यार ट्रंप ये कर देगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप में आखिरकार ढूंढ फिर के बैठ के देखना, क्योंकि अगर आप किसी पर टैरिफ लगाओगे तो आपके अपने देश के लोगों के लिए भी तो नुकसान है। उनके लिए चीज़ों के दाम बढ़ेंगे इतने ज़्यादा, इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ेगी, आपके यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट और बढ़ जाएगी, ऐसा थोड़ा होता है। तो शॉर्ट टर्म में इन सब चीज़ों का मज़ा है, लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद आपको पता लगेगा कि यार तो मुझे नुकसान कर रहा है। तो कालिदास तो नहीं हो सकते ना कि आप उसी डाल पे बैठे उसे काटो। ट्रंप के आने के बाद क्या अमेरिका में भारतीयों को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। देखिए ट्रंप का जो है ना वो रूल, जैसा कि वो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी, ये वो सब, हाँ अगर जो इलीगल
इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ डेफिनेटली वो कदम लेंगे, और उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं फर्क कर सकते क्योंकि हमारी खुद की पॉलिसी ऐसी है। लेकिन इसी तरह से प्रोफेशनल्स का वीज़ा इसके बारे में है, जैसे H1B H1B वीज़ा हो गया, ये हो गया, तो उसमें अब वो उन्होंने एक कानून बना दिया, जैसे कि जो अगर किसी मान लीजिए गया हुआ है वहाँ पे, किसी का बालक वालक होते हैं वहाँ पे, तो उनके सिटीजनशिप मिल जाती थी। जी। अब वो उसको हटाना चाहते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स वो नहीं है तो आप वापस जाइए, ये उसमें नहीं है, तो उनका वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उसको चेंज करें, कैसे करें, तो वो सबके लिए यूनिवर्सल है। अब ये हो सकता है कि वो कभी इस चीज़ को यूज़ करना चाहें आपके खिलाफ, क्या भाई 70% H1B वीज़ा जो है आप सब ले रहे हैं भारत, तो भाई कुछ हमें और दो, तो वो गिव एंड टेक वाली बात, ट्रांजैक्शनल बिजनेस जो है उनके साथ में वो रहेगी। लेकिन ये नहीं है कि आपको भारत के भारतीय हैं इसकी वजह से आपको नुकसान होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके खुद के एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए कितने लोगों को उन्होंने लिया है बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे, FBI का डायरेक्टर, NIA की डायरेक्टर, ये सब भाई बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। एक राजनयिक के रूप में आपका अनुभव क्या रहा है? कैसे डिप्लोमेसी ने पर्दे के पीछे कुछ जटिल परिस्थितियों को भारत को अपर हैंड रखने में मदद की हो? ऐसे कोई एग्जाम्पल आपको याद हो तो उसके बारे में बताएं। देखिए, भारत ने हमेशा से एक अपना, मैं समझता हूँ, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाने की कोशिश की है। कितने भी, चाहे हम गरीब भी थे जब उस वक़्त भी, और अब भी हैं तब भी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक इश्यूज़ बेस्ड है, जिसकी मेरिट है उसके बारे में, उस पे हमने डिसीजन लिया, वैल्यू बेस्ड फॉरेन पॉलिसी पे ही है। तो उस चीज़ को वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरे खिलाफ। उनका ये एक नज़रिया होता है ज़्यादातर, क्योंकि वो अलायंस में काम करते हैं। भारत अलायंस में काम नहीं करता, पार्टनरशिप में काम करता है। क्वाड है, पार्टनरशिप है, ब्रिक्स है, पार्टनरशिप है। तो ये एक हमारा उनका फ़र्क है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें, अब जैसे उस वक़्त बड़ा प्रोटेक्शनिस्ट मार्केट है ये वेस्ट के, ऐसे नहीं है कि आसानी से आप एक्सपोर्ट कर पाओगे कुछ भी। तो आपको जाके वहाँ पे लड़ना पड़ता है बात-बात पे, क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर आपको वो केमिकल्स वहाँ से कोई सप्लाई कर रहे हैं, अब वो केमिकल्स आप अपने फर्टिलाइज़र्स में मान लीजिए यूज़ किया आपने, अब उस फर्टिलाइज़र को आपने अपने यहाँ फ्रूट्स बनाने में यूज़ किया, तो अब वहाँ जाएँगे वो बोलेंगे अरे इसमें तो इतना केमिकल निकल रहा है, अरे तुमने सप्लाई किया फर्टिलाइज़र के लिए, यूरिया के लिए, अब आप जाकर के उसको बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी आर्ग्यू करने की होती थी वहाँ पर, और तब कहीं जाकर के आप उसको निकाल सकते हैं। टेक्सटाइल्स का कोटा है, GSP बेनिफिट्स हैं, ट्रेड के बारे में, डिसआर्मामेंट में है, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के ऊपर इतना बड़ा डिस्कशन हुआ हमारा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में कितने सारे ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात होती है। तो ये सब बड़े लॉन्ग टर्म और कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं, और उसमें गिव एंड टेक चलता है, लेकिन जिससे आप ले रहे हो उसका पल्ला थोड़ा भारी होता है। क्या ट्रंप 2.0 ठोस कार्रवाई की तुलना में बड़बोलापन अधिक नजर आता है? जैसे उन्होंने कहा कि गाजा का विकास करेंगे, लेकिन इसके वित्त पोषण या सेना तैनात करने में मदद नहीं करेंगे। क्या सिर्फ दादागिरी दिखाना, या फिर ये कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ मामला है गाजा पर? देखिए, गाज़ा वाला जो है ये सारी दुनिया ने उसकी खिलाफत करी है, जी। इज़राइल को छोड़ के, जी। और कोई देश उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक जटिल मामला है। वो रियल एस्टेट नहीं है गाज़ा। गाज़ा एक लोगों का एस्पिरेशन है, पैलेस्टीनियंस का। उनकी लैंड पहले ही बहुत छीन ली गई, जी। अब आप बिल्कुल ही पूरा छीन लो, ये भी छीन लो, उसको आप डेवलप कर दें किसी रिज़ॉर्ट के रूप में। ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि ये लोग बाहर चले गए तो चले गए बस, अब वापस नहीं आ सकते। तो ये क्या बात हुई? अगर आप कहेंगे हाँ, हम डेवलप करेंगे और जब ये बन जाएगा तो आप आ जाइए, तब तो आप समझ सकते हैं कि उनका वो है। तो मेरा मानना ये है कि ये ट्रंप का बड़बोलापन भी है, लेकिन उनको धीरे-धीरे पुशबैक हो रहा है सारे लोगों से, क्योंकि आप देखिए एक कंट्री के लिए आप सारा कुछ तो चेंज नहीं कर सकते। प्लस आपकी 4 साल की तो एक वो है, उसमें आप कितना बदलाव ला सकते हैं, और अपने देश में भी तो परेशानियाँ हो रही हैं, वहाँ पे भी 50% लोग जो हैं आपसे सहमत नहीं हैं। तो सारी चीज़ें जो है, लेकिन ये है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक़्त ट्रंप, वो आज तक के सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट रहे। पूरा उनका वोट जिस तरह उनको मिले, जिस तरह उन्होंने स्टेट्स को जीता, जिस तरह से सेनेट और कांग्रेस दोनों ही रिपब्लिकन हैं इस वक़्त में, तो ये एक ऐसा सामंजस्य है जिससे उनको बड़ा वो मिलता है कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसलिए वो ऐसे तरह के इश्यूज़ के साथ आते हैं, लेकिन बड़बोलापन भी है और रियल एक्शन भी है, दोनों चीज़ें हैं। यूक्रेन को लेकर भी इसी तरह का कुछ ट्रंप का बयान आया कि यूक्रेन जो है उसके रिसोर्सेज अमेरिका को यूज़ करने दे, तब हम उसे सहायता देंगे। वो बिज़नेसमैन है, जी।
तो बिजनेसमैन फ्री में किसी को कुछ नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। तो नेचुरली है, उनको क्रिटिकल मिनरल्स हैं वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लेंगे, और उसको जेलेंस्की जो है इनकैश भी कर रहे हैं जी कि किस तरह उन्हें अट्रैक्ट किया जाए जी। इसमें। लेकिन मेन मुद्दा ट्रम्प का इस वक्त ये है कि किस तरह इस युद्ध को रोका जाए, और वही उन्होंने पुतिन के साथ बात हुई है उनकी कल परसों में, तो उसमें भी यही बात कही है। तो मेरे को लगता है कि दोनों तरफ से, क्योंकि अमेरिका ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे कुछ भी, जो भी चीज़ है खरीदनी पड़ेगी, सिक्योरिटी चाहिए खरीदनी पड़ेगी। तो ये जब चीज़ बिल्कुल खरीद वाली बात आ गई, खरीद फरोख्त की, तो फिर वो सिचुएशन नहीं रही ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। तो मैं समझता हूँ कि उनका एक, जो उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर मैं होता तो ये युद्ध ना होता, मैं मानता हूँ इस बात को, शायद ना होता, लेकिन अब अगर उसको बंद करना है तो किस तरह और क्या कंडीशंस होंगी। देखिए, यूक्रेन भी तो एक सॉवरेन कंट्री है, उसकी भी तो सॉवरेनिटी की आप, लेकिन अब अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की सॉवरेनिटी की डेफिनेशन समझें तो ग्रीनलैंड उन्हें पसंद है तो ग्रीनलैंड ले लो, पैनामा सिटी में कनाल चाहिए तो वो ले लो, मैक्सिको का तो वो कर लो। तो अब उनका तो भाई भगवान क्या बोलेंगे वो उनको। जी, अमेज़न के कार्ट में ऐड करते वाला फ़ोटो भी एरिक ट्रम्प ट्वीट कर देते हैं कि इन तो तीनों वो चीज़ों। बट लेकिन वो ऐसा ही नहीं है, मतलब आपको देखना पड़ेगा क्यों। जैसे अब ग्रीनलैंड है, उसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्कटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि भाई वहाँ पे अमेरिका का नहीं है इतना ज़्यादा बोलबाला, चीन और रशिया का ज़्यादा है, तो कैसे उसे बैलेंस किया जाए। डेनमार्क के अंदर तो क्षमता है नहीं कि वो उसको कर पाएगा। तो हर चीज़ का उनका अपना एक एंगल है। चाइना एंगल तो हर हालत में है। इस बार मतलब एग्रेसिव मोड में ट्रम्प नज़र आ रहे हैं, तो इससे भारत कैसे डील करेगा? मतलब जैसे जिस तरह से अभी रवैया उनका रहा है, तो ऐसा कुछ भारत के साथ भी देखने को आने वाले समय में मिल सकता नहीं, है? देखिए टैरिफ तो आएगा, प्रॉब्लम हमको टैरिफ का समस्या रहेगी, हमें डील करना पड़ेगा। इमिग्रेशन की समस्या हमारी रहेगी, जी। हमें करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ हमें उनके कोशिश करना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है डिफेंस के हैं, वो सारी चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए। उनका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि ट्रेड डेफिसिट कम करो। अभी हमारा 37 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, तो उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए वो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो ये सब चीज़ चलती रहेगी, लेकिन ऐसा कोई हमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी 5th जनरेशंस के फाइटर जेट को लेकर लगातार चर्चा में है कि रूस और अमेरिका के बीच होड़ लगी है कि भारत के साथ डिफेंस डील और कूटनीति दोनों लिहाज से एक चैलेंजिंग टाइम है। जैसे रूस की तरफ से Su-57 और अमेरिका का F-35, इसको लेकर मतलब डील अमेरिका की तरफ से भी ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये हमारा 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट लिया जाए, और रूस भी कह रहा है कि हम तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करने के लिए तैयार हैं अपने 5th जनरेशन के लिए। तो भारत के इस तरह के मतलब सिचुएशन में कैसे डील देखिए, करेंगे? ये डिसीजन तो प्रधानमंत्री, हमारी जो कमेटी जी। है वो ही लेगी क्या क्या चीज़ बेस्ट है। देखिए, हमें कोई भी चीज़ इसलिए नहीं खरीदनी चाहिए कि एक दूसरा बंदा आपको बोल रहा है। हमें कोई भी चीज़ खरीदनी चाहिए कि वो हमारे लिए कितनी डिपेंडेबल है, हमारे लिए कितना हमको एक एज दिलाती है हमारे दुश्मनों के खिलाफ, टेक्नोलॉजिकल एज, वो भी देखना ज़रूरी है, प्लस कॉस्ट फैक्टर। दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। अब एरो जो इंडिया चल रहा है, जी। आज से शुरू हुआ शायद बैंगलोर में, वहाँ पर आप देखिए सारे ये एयरक्राफ्ट आए हुए हैं, तो आते इसलिए दिखाते हैं कि भाई वो बेचना चाहते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी ऑपरेशनल एक्सपर्टीज, उसका एक्सेस। तो F-35 को वो लोग हमें बेचना चाहते हैं। तो अब बात होगी, प्रधानमंत्री जी जाएंगे वहाँ पे, तो जी, पता लगाएंगे जी, क्या जी। अच्छा है क्या नहीं है। मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि पीएम मोदी फ्रांस के लिए निकल गए हैं और वहाँ से अमेरिका जाएँगे। तो ट्रम्प से इमिग्रेशन, टैरिफ के मुद्दे को लेकर किस तरह की बातचीत हो सकती है? आपको क्या भाई लगता है? सुना जाएगा, बताया जाएगी, और क्या बात होती है। ऐसे में तो यही होता है, वो कहेगा देखिए आपके इतने सारे लोग हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई थी जी। पिछली बार, तो उसने कहा आई टोल्ड हिम, बताया मैंने उनको कि ये आपके आदमी हैं। तो देन ही सेड ही विल डू द राइट थिंग। हमने राइट थिंग किया क्या है, तो हमारी पॉलिसी है कि अगर हमारे भारतीय नागरिक हैं तो हम लेने को तैयार हैं। ये तो पॉलिसी है भारत की। तो ये एक हमारा पॉजिटिव है, हम मना नहीं कर रहे लेने को, लेकिन होने चाहिए भारतीय नागरिक, और उनको इज्जत से वापस भेजा जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरी बात यह है कि टैरिफ की बात है, तो देखिए टैरिफ में अगर वो टैरिफ करेंगे तो हम भी कुछ चीज़ पर टैरिफ करेंगे। ये तो पहली बार भी किया था हमने, इस बार भी होगा, और इसके लिए वो भी तैयार है, हम भी तैयार हैं। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सर, तो आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।